नमस्कार, मैं रविश कुमार। सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाने का आक्रामक दौर शुरू हो चुका है। बेचना सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कहने में भी नहीं। इसलिए इसके लिए नई शब्दावली आई है, मुद्रीकरण की, मोनेटाइजेशन की। नीति आयोग के सीईओ समझा रहे थे कि सरकार के पास अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे पैसे बनाकर नए प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे। ये नहीं बता रहे थे कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं उसके कारण सरकार पर कितने लाख करोड़ के कर्जे हो गए हैं। एसेट मोनेटाइजेशन से यह ध्वनित होता है कि संपत्तियों को बेचना उच्च स्तरीय मैनेजमेंट क्षमता का मामला है, नया आइडिया है, एक कुलीन आर्थिक गतिविधि है, दूरदृष्टि है। यह घोषणा बहुत बड़ी है, इसे एक दिन और एक कार्यक्रम में समझा जाना आसान नहीं। इस पाइपलाइन की घोषणा के वक्त वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अलावा उन तमाम मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद थे जिनकी परिसंपत्तियों को बेचा जाना है, यानी मोनेटाइज किया जाना है। लिस्ट इतनी लंबी है कि बाकायदा किताब छापी गई है। सरकार ने दावा किया है कि मुद्रीकरण के तहत परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। 4 साल के लिए ये संपत्तियां निजी सेक्टर को दी जाएंगी, उसके बाद उन्हें वापस करनी होंगी। सरकार ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया है, कहा है कि सरकारी क्षेत्र की संपत्तियों को अनलॉक कर दिया गया है, खोल दिया गया है। आपको बिग बाजार के मेगा सेल टाइप के इवेंट की याद आ सकती है, लेकिन तकनीकी शब्दावली में सरकार बार बार याद दिलाती रही कि यह सेल नहीं है, बेचना नहीं है। मुख्य रूप से परिवहन, रेलवे और पावर की परिसंपत्तियों को निजी हाथ में सौंपकर लाखों करोड़ों के लक्ष्य रखे गए हैं। 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का रखरखाव प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। हिंदी में समझें कि टोल नाके बढ़ाए जाएंगे, आपको ज्यादा टोल टैक्स देने होंगे। इसके जरिए 1,60,000 करोड़ से अधिक की राशि हासिल करने का लक्ष्य है। अब आप ये समझें, इसका इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट में होगा, लेकिन 2 अगस्त 2021 की खबर है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। इस पैसे से कर्ज ही नहीं चुकेगा तो नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से बचेंगे। गैस और पेट्रोलियम की पाइपलाइन को भी निजी हाथों में दिया जाएगा, जिसके जरिए करीब 50,000 करोड़ हासिल करने का लक्ष्य है। वेयर हाउसिंग संपत्तियों को भी निजी क्षेत्र में के हाथों दिया जाएगा। यहां तक कि पब्लिक सेक्टर के गेस्ट हाउस तक को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने की बात है और उनसे 28,900 करोड़ की कमाई का लक्ष्य है। 25 एयरपोर्ट निजी क्षेत्र को सौंपकर करीब 21,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लक्ष्य रखे गए हैं। 4 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर को देकर सरकार फिर से वापस ले लेगी। पत्रकार पूछते रहे कि इतने कम समय के लिए कोई सरकार की संपत्ति को ठीक करने में पैसा क्यों लगाएगा, क्यों उसे 4 साल बाद वापस देने आएगा। नीति आयोग और वित्त मंत्री बार बार इस पर जोर देते रहे कि यह संपत्तियों का बेचना नहीं है। यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि इस वक्त अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया जा सके, पटरी पर लाया जा सके। This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. So first of all, for those who have this question in your mind, which means, are we selling away the lands? No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. BSNL के लगाए 14,917 मोबाइल टावर, 3.25 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी फाइबर लाइन भी सौंपकर 35,000 करोड़ से अधिक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या पूर्ण रूप से बिक्री कहने से बचने के लिए यह बेचने की दिशा में कोई नया कदम है? क्या यह बेचना नहीं है? इसमें सवाल यह है कि इस समय समस्या क्या है। देश की समस्या है
कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी गिर गया है। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही सबसे बड़ी एक समस्या है, क्योंकि तभी ग्रोथ बढ़ना शुरू होगा अर्थव्यवस्था में। और जब हम पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को प्राइवेटाइज करेंगे तो कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी उसको खरीदेगा, तो जो वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता है उसकी जगह वो यहाँ पे अब पैसा डालेगा, तो जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता है वो तो गिर जाएगा। और दूसरी तरफ सरकार भी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो इतना डिसइन्वेस्टमेंट जो कर रही है उससे कम हो जाएगा। तो इससे ऐसा नहीं होगा कि जो इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ जाएगा अर्थव्यवस्था में और उससे अर्थव्यवस्था फिर से तेज़ी पे आ जाएगी। तो ये कदम मेरा मानना है कि इस समय के लिए सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को इस तरह से प्राइवेटाइज करना वो भी सही नहीं होगा। और तीसरी बात ये है कि जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के एसेट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, वहाँ पे काफ़ी तरह की परेशानी आ रही थी। ऑलरेडी जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है पावर में, रोड्स में, वहाँ पे परेशानी थी। तो इस समय ये कितना सक्सेसफुल होगा, किस तरह की प्रोजेक्ट का जो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन होगा, ये आगे देखना पड़ेगा। तो सरकार ने अपनी परिसंपत्तियों को अनलॉक कर दिया। अब इंतजार है खरीदारों का या साझीदारों का। विनिवेश और मुद्रीकरण में फर्क होता है, लेकिन ये सारे रास्ते पहुंचते वही हैं जहां निजीकरण का लक्ष्य पहले से मौजूद होता है। आप अगर अलग अलग नामों से जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 24 फरवरी को प्रधानमंत्री ने साफ साफ समझा दिया था और उसे ही याद रखिए कि इसका मतलब एक ही है। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM, जिसका हिंदी नाम है निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय ने 6 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके जरिए फरवरी में ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि यह गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है, वापस नहीं आने वाली है। इसलिए 4 साल बाद क्या होगा यह किसे पता है। आज देश में सरकार के नियंत्रण में बहुत सारे अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज एसेट्स हैं। इसी सोच के साथ हमने नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। ऑयल हो, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, ऐसे करीब 100 एसेट्स को मोनेटाइज करने का लक्ष्य हमने रखा है। इनमें 2.5 ट्रिलियन रुपए के इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलने का अनुमान है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मॉनेटाइज और मॉडर्नाइज। हर मंत्रालय को लक्ष्य दिया गया है और हर महीने इसकी समीक्षा होगी। 3 महीने पर वित्त मंत्रालय समीक्षा करेगा कि कितनी संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा चुका है, किया जाना बाकी है, जिसे सरकार बेचना नहीं कहती, लेकिन आप बेचने के अर्थ में ही समझ रहे हैं। यह सब अचानक लिए गए फैसले नहीं हैं। इस मुद्रीकरण का बड़ा हिस्सा रेलवे से भी आने वाला है। 1,52,000 करोड़ का लक्ष्य है। रेलवे की लिस्ट देखकर यकीन नहीं होता कि अब बेचने की शुरुआत नहीं है। 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाड़ियां, 256 गुड्स शेड्स, 15 रेलवे स्टेडियम, 4 पर्वतीय रेलवे, कोंकण रेलवे के 741 किलोमीटर, फ्रेट कॉरिडोर के 674 किलोमीटर, ट्रैक पर ओवरहेड इक्विपमेंट का 1400 किलोमीटर, ये सब प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। लेकिन आप इसे बेचना ना समझें, सरकार चाहती है कि आप इसे मुद्रीकरण ही समझें। इस तरह दिल्ली की 7 रेलवे कॉलोनियों की जमीन को मोनेटाइज किया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अधिकारी ने समझाया कि दिल्ली में मोती बाग में रेलवे की कॉलोनी पर लीला होटल बन गया, उस पैसे से रेलवे के अफसरों के लिए अच्छे घर बने, सरकार का एक पैसा नहीं लगा। क्या यह रेलवे की संपत्ति को बेचना नहीं है, लीज पर देना क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं है? 15 रेलवे स्टेडियम निजी सेक्टर को दिए जाएंगे। रेलवे के अलावा 2 नेशनल स्टेडियम और 2 रीजनल सेंटर भी हैं, जिनसे 11,450 करोड़ हासिल करने का लक्ष्य है। जुलाई और अगस्त महीने में ओलंपिक खेलों के संदर्भ में कितनी चर्चाएं हुई कि प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात कर हौसला बढ़ा रहे हैं, खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उस चर्चा में इन बातों की भनक नहीं थी, जबकि खबरें छप चुकी थीं कि खेल के स्टेडियम किसी और के हाथ में जाने वाले हैं, जिन्हें मुद्रीकरण कहा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ने हॉकी में जब पैसा लगाने से इनकार कर दिया, तब ओडिशा सरकार ने 5 साल के लिए स्पॉन्सर दिया और जनता के पैसे से स्टेडियम भी बनाए, लेकिन आप तक यह खबर ही नहीं पहुंची कि जनता के पैसे से बने हुए स्टेडियम अब निजी हाथों में जा रहे हैं, उनका मुद्रीकरण किया जा रहा है। दिसंबर 2014 में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने तो रेलवे को अपना पहला प्यार बताया था और इसके निजीकरण की बातों को अफवाह। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। इस समय आप 2014 में नहीं हैं, 2021 में हैं। पुराने रेल मंत्री के बयानों को जोड़कर आप एक नई रेल बना सकते हैं और पता चलेगा कि गाड़ी काफी आगे निकल चुकी है, आप प्लेटफॉर्म पर ही खड़े हैं, खूब किराया दे रहे हैं, कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। अर्स्टवाइल रेल मंत्री पीयूष गोयल भी एक समय प्रधानमंत्री मोदी की तरह दावे किया करते थे कि जब तक यह सरकार है निजीकरण नहीं होगा। 2020 तक आते आते निजीकरण से इनकार करने वाले पीयूष गोयल निजीकरण की परिभाषा समझाने लगते हैं। इसी साल मार्च महीने का बयान निजीकरण की समझ का विस्तार करता है आपके लिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेंगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चले, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। सरकार विनिवेश के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। एयर इंडिया के बेचे जाने का उदाहरण सबके सामने है। सरकार के गेस्ट हाउस, रेलवे कॉलोनियां बेहतरीन जमीन पर बनी हुई हैं। क्या साझीदार के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को उसमें घुसाया नहीं जा रहा है? क्या स्टेडियम के उदाहरण से हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों
और लाखों टन अनाज की रखरखाव वाले भंडार गृहों को निजी हाथों में सौंपना किसी भी तरह से निजीकरण नहीं है। क्या इसीलिए कृषि कानूनों में बदलाव नहीं किया गया कि वहां पर अब भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी, जिसका विरोध किसान कर रहे थे। एक साल बाद किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार ने उनकी बात को ही एक तरह से साबित किया है। Stadium, and there's one stadium which has been made in Gujarat when PM was the CM, Trans Stadia. You should see it's now being used 24/7, round the clock. So the intention is that vast areas in the city are lying with stadiums which are not even being utilized 1 to 2%. The capacity utilization is 1% or 2%. We need to take it to 110, 120% to drive the economy. Many of the godowns are end-of-life godowns, so they have spent 60 years or so. So they will rebuild that infrastructure, warehousing infrastructure, keep it for 25, 30 years, run it, manage it, and in the process, they will bring in greater productivity, better efficiency, and also earn revenue. Can you give us examples of what kind of time period for different sectors? So, all in 4 years. अमिताभ कांत कहते हैं कि 4 साल के लिए परिसंपत्तियां दी जा रही हैं। सचिव सुधांशु पांडे कहते हैं वेयर हाउस मामले के कि प्राइवेट सेक्टर को 20-25 साल के लिए दिया जाएगा, जिसमें वो पुराने खंडहर हो चुके वेयर हाउस की जगह नया बनाएंगे, रखरखाव करेंगे और चलाएंगे। क्या विपक्ष के पास निजीकरण के विरोध का कोई नैतिक बल है, कोई विकल्प है? तो निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो उपभोक्ताओं की जो आज सस्ती और सुलभ सेवाएं उनको मिल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, रेलें महंगी हो जाएगी और जो 2.5 करोड़ लोग रोज़ हमारे भारतीय रेल पर यात्रा करते हैं उनके लिए ये जो भारतीय रेल है वो एक दुस्वप्न जैसा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ भी निजीकरण हुआ देश में, दुनिया में, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो निजी जो है वो रेल ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने मुनाफा कमाने में विश्वास रखा और उनके मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति ने रेलों को जो है वो रेलों की संरक्षा और सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया। और अगर भारत सरकार ने कभी भी इस तरीके का फैसला किया तो मैं समझता हूँ कि रेल कर्मचारी तो संघर्ष करेंगे ही, उपभोक्ता भी मिलकर के उनके साथ संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। अब आते हैं एक दूसरे विषय पर। इस साल राजनीति में ओबीसी स्वर का साल है। कुछ तो है इस साल में कि नेताओं की ओबीसी पहचान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 4 साल से जिस नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हजारों ओबीसी नौजवानों को आरक्षण से वंचित रखा गया, इस साल ओबीसी आरक्षण दे दिया गया। फिर इसके तुरंत बाद संविधान के 127वें संशोधन के जरिए राज्यों को अपने हिसाब से ओबीसी जातियों की सूची बनाने का अधिकार भी दे दिया गया और अब जाति की जनगणना का भी वक्त करीब आ पहुंचा है। इस सवाल को लेकर बिहार के सभी दलों के नेता पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री के सामने पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बीजेपी से जनक राम, सीपीआई-एमएल से महबूब आलम, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान, हम पार्टी के जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश सहनी, सीपीआई के सूर्यकांत पासवान, सीपीएम के अजय कुमार प्रधानमंत्री से मिलने गए। फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में जाति की जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा और विधान पार्षद में 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जा चुका है। इसी तरह 11 जनवरी 2020 को ओडिशा सरकार ने भी प्रस्ताव पास किया कि जाति के आधार पर जनगणना हो। इसी 11 अगस्त को बीजू जनता दल के सांसद गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले। अमित शाह को एक ज्ञापन भी दिया और पिछड़ी और अति पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती होने की मांग की। जनगणना का काम गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो अब मोदी सरकार के लिए इसे टालना मुश्किल होता दिख रहा है। पहले लग रहा था कि बीजेपी और प्रधानमंत्री इस सवाल से दूरी बना रहे हैं, लेकिन इस बैठक ने जाति की गिनती को बड़ी मान्यता दी है, इस मांग को और गिनती की संभावना को मजबूत बना दिया है।
इसका मकसद तो यही है कि अगर जातिगत जनगणना होगा तो सबके उत्थान की बात हो। ये बहुत पुराना फिगर है, 1931 का फिगर, जब अंग्रेजों का राज था, और उसके बाद कभी हुआ नहीं। तो अगर एक बार हो जाएगा जातिगत जनगणना तो विभिन्न जातियों का, सभी जातियों के बारे में आप जान जाइएगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, सब लोगों के बारे में पूरी जानकारी होगी और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए आप निर्णय ले सकते हैं। 5 साल के लिए हम अपने सदन का नेता चुनते हैं, तो बिहार में हमारा नेता, हमारा अगुआ, जनप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आज देश के जनप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैं। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बातें सारी रख दी गई है प्रधानमंत्री जी के यहाँ, और प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे 1 अरब 30 करोड़ जनता की सर आंखों पे होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जाति की गिनती ना कराने का अपना फैसला बदलेंगे? इसी 20 जुलाई को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि सरकार का नीतिगत फैसला है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती के अलावा दूसरी जातियों की गिनती नहीं होगी। सरकार का यह स्टैंड ऑन रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब धर्म की गिनती हो रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती हो रही है, तो बाकी की गिनती क्यों नहीं हो सकती है? हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने उनसे पूछा कि क्या इस गिनती के बाद आरक्षण में भी बदलाव होगा और खाली पड़े आरक्षित सीटों को कब भरा जाएगा? बैकलॉग्स हैं, रिजर्वेशन अच्छे से फॉलो भी नहीं किया जा रहा, ये सच्चाई है। प्रोफेसर हों, असिस्टेंट प्रोफेसर हों, ओबीसी के, या हर जगह या एडमिनिस्ट्रेशन में बैकलॉग्स हैं, उसको भरना चाहिए। आप कैसे तय कर दीजिएगा कि ओबीसी में कौन जाति आने चाहिए बिना आंकड़ों के? तब तो वोट बैंक की राजनीति होगी ना। केंद्र ने अनुमति दे दिया कि कर दीजिए, लेकिन किस आधार पे करेगा भाई? अगर ये पिक्चर होता तब न तय करता कि हाँ ये समाज जो है इनको जरूरत है आरक्षण का। जाति की सही गिनती आरक्षण का प्रतिशत नए सिरे से तय करेगी। हो सकता है सरकार इस वक्त आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने के सवाल के साथ नहीं दिखना चाहती हो, लेकिन जाति की गिनती की एक मंजिल तो यह भी है और घोषित रूप से है। अन्य नेताओं के अलावा डीएमके नेता स्टालिन ने भी कहा है कि आरक्षण 50% से अधिक होना चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री ने भी संसद में कहा है इसी मॉनसून सत्र में कि 30 साल पुराने मानकों पर 50% आरक्षण आधारित है, विचार हो सकता है। राज्यसभा सांसद बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आज की बैठक से पहले 22 अगस्त की शाम कई ट्वीट किए कि पार्टी हमेशा से जाति की जनगणना के साथ रही है। वे अपने एक ट्वीट में लिखते हैं कि भाजपा कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही, इसलिए हम इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले बिहार के प्रतिनिधिमंडल में भी भाजपा शामिल है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस मुद्दे पर सक्रिय होने के बाद बीजेपी का यह बयान आता है। सब कुछ बयान और प्रस्ताव के समर्थन तक ही सीमित है। 2010 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने जाति की जनगणना कराने का ऐलान किया, तब संसद में खूब बहस हुई थी। तब विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी पत्र लिखा था कि हम समर्थन करते हैं। इसके बाद भी 3 जुलाई 2015 को जब रिपोर्ट आई, तब से लेकर आज तक सरकार ने जाति की गणना की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। 29 जुलाई 2015 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार रिपोर्ट न जारी करने के पीछे सरकार का यह तर्क था कि सभी राज्यों की गिनती में कुल 8 करोड़ से अधिक त्रुटियां पाई गई हैं। राज्यों ने 6.25 करोड़ त्रुटियों का सुधार कर लिया है, लेकिन 1 करोड़ 46 लाख त्रुटियों को ठीक किया जाना बाकी है। साथ ही 16 जुलाई 2015 को मोदी कैबिनेट ने एक एक्सपर्ट ग्रुप के गठन की घोषणा की, जिसका काम जातियों और जनजातियों के उपलब्ध डेटा का वर्गीकरण करना था और प्रकाशित करना था। घोषणा में कहा गया कि नीति आयोग के तब के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को इस एक्सपर्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यह खबर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य अखबारों में भी छपी है। सुशील मोदी राज्यसभा के सांसद हैं, वही पता कर ट्वीट कर सकते हैं कि इस कमेटी ने क्या काम किया, उसकी रिपोर्ट कहां है। इस साल 23 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में क्यों कहा कि डेटा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को दे दिया गया है और वर्गीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
वर्गीकरण का प्रस्ताव तो था ही, उसी के लिए तो पनगढ़िया कमेटी के गठन की घोषणा हुई थी। सुशील मोदी 24 जनवरी 2018 की हिंदू बिजनेस लाइन की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें दिवंगत नेता अरुण जेटली का बयान छपा है कि राज्यों को जाति का डेटा दिया गया था कि वे उसका वर्गीकरण कर वापस कर दें, लेकिन उन्होंने 8-9 महीनों से अपना जवाब नहीं दिया है। सुशील मोदी यह भी पता कर ट्वीट कर सकते हैं कि क्या बिहार ने केंद्र को डेटा दुरुस्त कर भेज दिया था? क्या कभी यह राज सामने आ सकेगा कि किस जाति के पास सबसे अधिक जमीनें हैं, किस जाति ने पिछले 20-30 सालों में सबसे अधिक मकान या जमीनों की रजिस्ट्री कराई है, किसके पास कारें हैं, किस जाति के पास कारखानों का स्वामित्व है? क्या हम इन सवालों का जवाब जान सकेंगे और क्यों नहीं जानना चाहिए? बाकी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में एक चूड़ी बेचने वाले 25 साल के युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना रविवार 22 अगस्त गोविंद नगर के बाणगंगा इलाके की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऐसे मामलों में दूसरे समुदायों के वक्त पुलिस हमेशा नाम लेकर मामले दर्ज करती है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान, जो मार खा रहा है, 25 वर्षीय तस्लीम के रूप में हुई है। मामले में 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 25 अज्ञात लोगों की पहचान हो रही है। प्रशासन का कहना है कि लोगों को भड़काने में पीएफआई और एसडीपीआई के लोगों का हाथ है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। इंदौर के गोविंदनगर इलाके में चूड़ियां बेचने आए तस्लीम की कुछ गुंडों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्लीम ने आरोप लगाया कि उससे पैसे और मोबाइल भी लूट लिया गया। यहाँ पे माल घोंस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। उसके बाद ये बहाना लगाने लगे कि ये कौन है, मुसलमान नाम पूछ के ज्यादा मारा ज्यादा। पीड़ित घटना के बाद थाने नहीं पहुंचा। देर रात कई लोगों ने थाने का घेराव किया, तब पुलिस ने गैर कानूनी रूप से जमा होने और दंगा करने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने उस पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और चूंकि पुलिस के पास में वीडियो था ऑलरेडी, तो पुलिस ने जो है उस वीडियो से आरोपियों की पहचान कर ली है। उसमें से 3 आरोपी मुख्य रूप से हैं जो कि उसमें लीड रूप में मारते हुए उसको दिख रहे हैं, बाकी को प्रवोक कर रहे हैं। पीड़ित के साथ मारपीट हुई है और मारपीट करने वाले कुछ लोग हैं। आगे वो किससे जुड़े हुए थे, किससे नहीं जुड़े हुए थे, ये विवेचना का विषय है। घटना के बाद जिन लोगों ने थाने का घेराव किया, प्रशासन का उस मामले में कहना है कि इसके पीछे पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन के लोग हो सकते हैं। सेंट्रल कोतवाली थाने में जिस प्रकार के प्रदर्शन रात में हुए, जो रात में 2 बजे तक हम लोगों ने मैनेज किया, वो भी बहुत आपत्तिजनक थे। उसमें भी कुछ एसडीपीआई, पीएफआई के लोगों का संलिप्तता आई है, उनके नाम हम लोग पास आ गए हैं। पुलिस से हमारी बात हुई है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की। दोनों तरफ से एफआईआर कल हुई है। कल भी जो देखने में आया, जो हम लोगों को सूचना मिली, उन लोगों ने भड़काने का प्रयास किया। सच्चाई क्या है? वहीं गृह मंत्री ने बयान दिया कि नाम बदलकर चूड़ी बेचने की वजह से लोग उग्र हुए। वो चूड़ी बेचता था, चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं। मॉनसून सत्र में सरकार ने विधानसभा में बताया था कि मार्च 8 को धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होने के बाद राज्य में धर्म बदलकर शादी करने के 28 मामले दर्ज हुए, जिसमें 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा 5 मामले इंदौर में दर्ज हुए। इंदौर में पिछले कुछ दिनों में 2 समुदायों के बीच टकराव की कई घटनाएं हुई। 13 अगस्त को बॉम्बे बाजार में वाल्मीकि समुदाय की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उनके चाचा के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। 15 अगस्त को झंडा वंदन के बाद नारों को लेकर कथित तौर पर 2 समुदायों में एक सोसाइटी में झड़प हो गई। 15 अगस्त को ही राजबाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के मंच और मंच के नीचे से 2 समुदायों के बीच उन्मादी तरीके से धार्मिक नारे लगे। इंदौर की घटना से 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला कि क्यों सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालवा में ऐसे मामलों की बाढ़ आती जा रही है, और दूसरा
कि पहचान छिपाने के आपराधिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी सामाजिक वजह भी ढूंढनी होगी कि आखिर क्यों कोई पहचान छिपाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।